agriculture sector on eve of 1947. देखो initially our agriculture productivity was very low. I am repeating, you know why. Agriculture productivity was very low. अगर थोड़ा सा increase दिखा भी तो वो क्यों दिखा? Because of cultivation area जो थी वो बढ़ गई. पहले जो जगहें यूज नहीं हो रही थी, जो जगहें वेस्ट पड़ी थी, उन्हें हमने यूज करने लग गए. हमारे देश में जो सबसे बड़ा हमारे एग्रीकल्चर की ईंट का रोड़ा था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम. ये ब्रिटिशर्स की देन थी. जमींदारी सिस्टम क्या था कि देखो ब्रिटिशर्स को ना मैनेजमेंट करनी तो आती थी, बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा वर्ल्ड एक टाइम पे रूल करा. तो ब्रिटिशर्स को पता था देखो हम ना इतने से हैं, इतने से थोड़े से, ठीक है, बाकी दुनिया बड़ी है, पर बाकी दुनिया में चर्च है चैंपियन बहुत बहुत चैंपियन, उन्हें बनाओ चैंपियन. उन्होंने क्या कहा कि देखो सीरियसली सोचो, आज के टाइम पे हम डरते हैं, आज हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई चंट इंसान है तो हिंदुस्तानी है, उनसे ज्यादा चंट कोई नहीं है. आई एश्योर यू. ब्रिटिशर्स तो बहुत ही भोले रह गए हमारे आगे. हमें वो इतना ज्यादा केकेसी बना गए कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं रहे. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि यार हम इतनी बड़ी कंट्री को रूल नहीं कर सकते, ठीक है, तो इन्हीं लोगों को यूज करना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या करा, हमने इंडिया पे कब्जा कर लिया है, अब इंडिया के लोगों को पकड़ा, का देखो ये बंदे को पकड़ा, ये बंदे को पकड़ा, ये बंदा कौन है, ये हमारा बिस्मन सिंह है. अब बिस्मन सिंह, ये जमीन तुम्हारी है, क्योंकि थी तो ब्रिटिशर्स की, का तुम्हारी है, का पर हमने तुम्हें भाड़े पे दे रखी. भाड़ा समझते हो? रेंट पे दे रखी है. अब तुम्हें ना हमें इसका रेंट देना है, पर हम रेंट को रेंट नहीं कहेंगे. हम रेंट को रेंट कहेंगे तो आमिर खान की मूवी नहीं बन पाएगी. तो हम रेंट को क्या कहेंगे, किसी को पता है? हाँ, क्या लगान, बिल्कुल सही, लगान. भुवन भी आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है. तो अब जमींदार को, बिस्मन सिंह को, तो क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को लगान देना. अब उसे लगान देना है तो भैया उसे भी तो पैसे चाहिए. तो उसने अपने नीचे फार्मर रख दिए, ठीक है. उन्हें कहा कि तुम खेतीबाड़ी करो, तुम खेतीबाड़ी करके चीजें बेचो और मुझे तुम रेंट दो. उसने उनसे रेंट लिया, मतलब उनसे क्या कहता था, जो कल्टीवेशन होगी उसका शेयर मुझे दो, और उससे वो रेंट देता था ब्रिटिशर्स को. अब बहुत सही चल रहा था क्योंकि हिंदुस्तानी लोग अच्छे थे, ठीक है, भोले थे, अच्छे थे. दे विलेजेस में ना प्यार होता था. तो उन्होंने क्या देखा कि यार ये लोग तो तंग ही नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़े प्यार से रह रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, खुशी है. ब्रिटिशर्स ने लगान बढ़ाना शुरू कर दिया. अब जमींदार बोले कि कैसे देंगे मेरे बेचारे किसान, तो उसको मारा पीटा और उसको कहा देख ऐसा है, तेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दे, हम किसी और को जमींदार बना देंगे. फिर हम हिंदुस्तानियों में ये भी तो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है ना, दोस्तों की पीठ पे छुरा घोंपने की, तो ये डर भी रहता था उन्हें, ठीक है. अच्छा जी, फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार मामला तो सेटल नहीं हो रहा, तो उन्होंने तब से गेम खेलनी शुरू करी. मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी ये बात कि उन्होंने हर जगह डिवाइड एंड रूल करा. उन्होंने क्या करा, हिंदू शासित एरिया में मुसलमानों को डाल दिया जमींदार, और मुसलमान वाली एरिया में हिंदुओं को डाल दिया. इनके बीच में बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी एगनी रहती थी, और उस एगनी को यूज करा इन्होंने कहाँ पे, इनके अगेंस्ट लड़ाइयां कराने. एंड सॉरी टू से दे वर काइंड ऑफ सक्सेसफुल आल्सो, ठीक है. रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वाज आल्सो रिस्पांसिबल, ठीक है. जमींदार वर फोर्स्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट, अदरवाइज दे विल लूज द ओनरशिप ऑफ द लैंड ओनरशिप राइट, ठीक है. तो और ये सब तो दिक्कतें थी, प्लस टेक्नोलॉजी बेकार की, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं भैया, ड्रॉप इरिगेशन ये सब नहीं था, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास थी नहीं, हम जापान तो है नहीं कि पहाड़ पे भी चावल उगा देते हैं वो लोग. नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पता भी नहीं था, तो फार्मर की तो सिचुएशन बुरी होती गई, ठीक है. एंड रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप. फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने ना हमारे को एक कीड़ा और डाल दिया. उन्होंने कहा भैया तुम पैसे कमाओ, पैसे कमाओ. उन्होंने कहा इंडिगो उगाओ, इंडिगो बिकेगा, इंडिगो बिकेगा, कैश मिलेगा, ठीक है. कैश क्रॉप क्या कहते हैं. अब पैसा मिला, फार्मर ने पैसा ही नहीं देखा, फार्मर पैसा देख के खुश. वो गधे को ये नहीं समझ आ रहा इंडिगो ग्रो करने का 3 ग्रोथ के बाद उसकी लैंड जो है वो खराब हो जाएगी, 1 साल तक यूज होने के लायक नहीं रहेगी, फॉलोइंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है. तो वहां से उन्होंने कमर्शियलाइजेशन सिखा दी, सारे कमर्शियलाइजेशन करने लगे, खाने को कोई ना उगाए, खाने कोई नहीं बचा, दूसरी जगह से मांगना पड़ा खाना. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेसिक इंडस्ट्रीज तो कोई खास बना नहीं पाए जैसी बाहर की इंडस्ट्रीज थी, पर फिर भी हमारे देश में जो थी वो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी.
और वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गई। मतलब कोई भी चीज जो दुनिया मशीनों से बनाती थी हम हाथ से बनाते थे, ठीक। और उसका जो है ना डाउनफॉल आना शुरू हो गया था, उसमें ब्रिटिशर्स का हाथ था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, सिस्टमेटिकली हमारी कंट्री की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करा दिया, मतलब बंद करा दिया। अब उनके ना दो मोटिव थे इनके बिहाइंड। पहले तो क्या, उनकी अपनी इंडस्ट्री चल रही थी ब्रिटेन की। अब इंडस्ट्री चल रही थी तो उसे कॉटन चाहिए, उसे सिल्क चाहिए, ठीक है, ये सब सामान चाहिए। कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा। पर अगर इंडिया की इंडस्ट्री बंद होगी तभी तो ये सामान वहां जाएगा ना, वरना तो इंडिया की इंडस्ट्री कंज्यूम कर लेगी। तो उन्होंने तो पहले तो यहाँ की इंडस्ट्रियां बंद कराई, ताकि टू रिड्यूस द इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। हम उनका रॉ मटेरियल परचेज हाउस, यहीं से माल सारा का सारा जाए। और फिर उन्होंने एक गेम और सोची। उन्होंने कहा देखो, जब मैं इनकी इंडस्ट्रियां बंद करा दूं तो इनके लोगों को सामान तो चाहिए, पॉपुलेशन तो हमारी शुरू से ही ज्यादा थी, कहाँ से लें, हम बेचेंगे इन्हें। इनसे रॉ मटेरियल लिया, माल बनाया, इन्हीं को ही बेच दिया। बताओ, चैंपियनशिप चल रही है। टू टर्न इनटू अ फॉलिंग मार्केट ऑफ फिनिश गुड, ताकि उनका सामान बिक सके। अब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट आई। वो अनएम्प्लॉयमेंट गई एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आई। फिर अब यहाँ की तो इंडस्ट्री खत्म हो गई है, पर डिमांड तो होगी फिर ब्रिटिश गुड की। भाई कपड़े तो चाहिए लोगों को, क्योंकि लोकल गुड्स की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बंद करा दिए। तो डिमांड किससे मीट हुई, बाय चीप ब्रिटेन गुड, घटिया क्वालिटी का सस्ता ब्रिटेन गुड पे हम लोग शिफ्ट हो गए। हाँ, कहाँ खादी खुरदुरा सा है और कहाँ उनका एकदम फाइन प्रोडक्ट है। फाइन है पर चलता नहीं है, खादी सालों साल चलता है, ठीक है, वो हैंडमेड प्रोडक्ट है, बट फिर भी शिफ्ट हो गया। थोड़ी सी हम लोगों में भी दिक्कत है, आज तक हम लोग ऐसे ही हैं, कहने की बातें स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ। हमारे मोदी जी खुद ऊपर से लेके नीचे तक पूरे फिरंगी सामान पहन के बैठे होते हैं। हम भी ऐसे ही हैं, मेरा भी ऐसे, अभी टी शर्ट जो पहनी हुई यूएस से आई हुई है, ठीक है। वन टू ऑल सामने सामने जो फोन हमारा ये चाइना में बना हुआ है, ये फोन का ये जो क्या कहते हैं स्टैंड, ये भी चाइना में ही बना होगा। ये कहते हैं हर चीज बाहर से आती है, इम्पोर्टेड है, कह रहे हैं बंद कर दो, हो ही नहीं पाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड, हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ, मतलब पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, बट अभी भी इतना ज्यादा नहीं था। मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट, कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये बात वन मार्कर के लिए, ग्रीन वाली। कॉटन टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र एंड गुजरात, जूट मिल बंगाल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट कमिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1900 समथिंग। टिस्को स्टार्ट हुई 1907। पर हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है जो मशीनें बनाती है, ऐसी कोई इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं थी। और जो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था ना जीडीपी को, वो बहुत ही कम था। इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ खास जीडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करता था। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी वाज वेरी। देखो जी, अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। जब से क्या कहते हैं, पहले से, आजादी से पहले या फिर ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हम फॉरेन ट्रेड करते थे, हमने एग्रीकल्चर में देखा। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द फॉरेन ट्रेड, इनकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड इफेक्ट हो गया। इंडिया बिकेम, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के पीरियड में, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, रॉ शुगर एंड इंडिगो, ये सब एक्सपोर्ट होता था। और इम्पोर्ट क्या होता था, फिनिश कॉटन, फिनिश सिल्क, कैपिटल गुड्स। यहाँ से रॉ चीजें जाती थी, वहां से फिनिश गुड्स आते थे। बेसिकली यहाँ से थ्रेड वेड जाती थी, वहां से कपड़े बन के आते थे, ठीक है। यहाँ से सिल्क का धागा जाता था, या जो भी सिल्क की चीज होती है वहां से बन के आती थी। ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, हमारा मेनली एक्सपोर्ट ब्रिटेन को होता था, इंपोर्ट ब्रिटेन से होता था। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लिखा ही हुआ, हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज विद ब्रिटेन, ठीक है। 50% ट्रेड, हमारे टोटल ट्रेड में 50% ब्रिटेन को ही जाता है। और रेस्ट हम डीलिंग किससे करते थे, चाइना, सीलोन यानी श्रीलंका, पर्शिया यानी ईरान, इनसे डीलिंग चलती थी। फिर सबसे बड़ा गर्क कब हुआ, जब सुएज कैनाल ओपन हुआ, ठीक है। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पहले क्या होता था कि ब्रिटेन से अगर इंडिया आना पड़ता था तो पूरा का पूरा अफ्रीका कवर करके आना पड़ता था। बट अब क्या हो गया, कि उधर से हम, एक सेकंड मुझे ना तुम्हें पिक दिखानी है। अब हमें अफ्रीका, अब ब्रिटेन को अफ्रीका घूम के आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ब्रिटेन को अफ्रीका, देखो पहले ना
वो लंदन से यहाँ तक आने के लिए 19,800 किलोमीटर चलते थे। अब कितना चलना है? सिर्फ 7,200 किलोमीटर, तो 11,600 किलोमीटर, तो पूरा पूरा अराउंड 8,200 किलोमीटर छोटा होगा। तो पहले ना वो कई चीजें इंडिया से लेके भी नहीं जाते थे। वो इंडिया से लेके इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हाई होती थी, तो उन्हें लगता था यार इतने पैसे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करो, इससे अच्छा रहने ही दो। पर जब वो स्विस कैनाल खुल गई, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं यार, फिर तो इंडिया से सस्ता पड़ रहा है, इतना खर्चा भी नहीं आ रहा, तो वो इंडिया और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया उन्होंने ट्रेड, और इंडिया को लूटना शुरू कर दिया। इंडिया जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस। अब इसमें ना खुश होने की बात नहीं है कि हमें सरप्लस आ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा इम्पोर्ट कम है। पहले तो एक नुकसान की बात ये कि एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम रॉ आइटम, इम्पोर्ट कर रहे हो फिनिश आइटम। रॉ आइटम देश के लिए ज्यादा जरूरी होती है। फिर दूसरी दिक्कत, उसका जो सरप्लस आ भी गया, कौन सा हमारे देश में गोल्ड आ गया, तो सारा ब्रिटिशर्स की इनकम होती थी, वो अपने खर्चों में लगाते थे। एक्सपोर्ट ह्यूज कॉस्ट टू द इकोनॉमी। सर्वाइवल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन वर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज। जो चीजें हमें अपने लिए चाहिए, हमारे देश को चलाने के लिए, वो एक्सपोर्ट हो जाती थी। Export surplus did not result in flow of gold, silver and other precious items. Rather, it was used for payment of expenses incurred by Britain. जो उनकी आर्मी को रखने के खर्चे होते थे, जो उनके क्या कहते हैं वॉर के खर्चे होते थे, वो सब इससे फाइनेंस होते थे। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ध्यान से देखो क्या है, 5 पॉजिटिव। पहला सेल्फ सफिशिएंसी, उन्होंने हमें कमर्शियलाइजेशन सिखाई, कमर्शियलाइजेशन हुई तो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर में से पैसे कमाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट रह गए। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स एंड रेलवेज बना दी तो चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल गया। सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, कल्चरल बैरियर्स खत्म हो गए, फेमीन्स खत्म हो गए बिकॉज ऑफ रोडवेज। अगर एक जगह सूखा पड़ता था तो दूसरी जगह रोडवे से खाना आ जाता था और वहां का टाइम चल जाता था। मॉनेटरी इकोनॉमी, हम तो बार्टर सिस्टम पे रहने वाले थे, उन्होंने हमें शिफ्ट कराया मॉनेटरी इकोनॉमी में, पैसा कमाना सिखाया। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमें सिखाया कि इतने बड़े भारतवर्ष को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करा जाए, कैसे संभाला जाए, कैसे संभाला जाए, डिवाइड एंड रूल करके संभाला जाए। आज तक हम वैसे ही संभाल रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें क्या नुकसान, तो इट एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी। ठीक है, पहले हर एक विलेज सेल्फ सफिशिएंट रहता था, किसी दूसरे विलेज से उसका कोई लेना देना नहीं होता था, सब कुछ खुद ग्रो कर लेता था। बट उन्होंने सिखा दी कमर्शियलाइजेशन, तो विलेज में सब उगाने लगे वो चीजें जो कैच क्रॉप थे, कि पैसे आएंगे, पैसे तो आ गए पर खाने को ही नहीं बचा कुछ भी। फिर वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट अनडाउटेडली एक्सपेंडेड, पर हमें क्या बेनिफिट इसका, वो तो ब्रिटिश वाली ताई ले गई सारा का सारा कुछ। सोशल बेनिफिट्स ऑफ रेलवे वर आउटवेड बाय इकोनॉमिक लॉस, बना दी रेलवे, बढ़िया, छुक छुक गाड़ी, चलो जी, चल छैया छैया बना दी अब। और जो इतना इकोनॉमिक लॉस कर दिया देश का, उसके आगे वो रेलवे का भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑल्सो डेवलप्ड इंटरनल ट्रेड एंड सी लेन्स। उन्होंने कहा नदी के किनारे जैसे वो शिपें बनानी बहुत आती थी ना, उन्होंने कहा इंटरनल कंट्री में भी सी लेन्स यूज करेंगे। चलिए नहीं, अनइकोनॉमिकल, ठीक है, कम्पीट नहीं कर पाई रेलवे से, क्योंकि हमारे देश में हर जगह पानी नहीं है ना, हर जगह नदियां नहीं पहुंची। फिर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज वेरी कॉस्टली, उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ निकाला, समझ लो तुम्हारा उस टाइम का व्हाट्सएप, पर वो बहुत महंगा था, वो नहीं चल पाया। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर थे।